थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बात की शुरुआत इस रूप में करना चाहता हूँ। आप अगर सोचिए कि हमारे यहाँ अगर सबसे बड़ा आशीर्वाद है तो शतायु है। हम कहते हैं आयुष्मान भव। सर एक सेकंड, आप बैठ के बोलना चाहें कंफर्टेबल से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बैठ के बोलिए सर, काफी देर सुनेंगे हम लोग। मैं चाहूँगा तो बैठ जाऊँगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में अगर सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है तो शतायु होता है जी। शतायु से अर्थ ये है कि हमारी एक्सपायरी डेट 100 है। 100 है। हम क्यों मान के चलें कि उससे पहले हमें एक्सपायर्ड होना है। तो आप सब अपना माइंड मेकअप कीजिए कि हमें 100 साल के लिए हमारी एक्सपायरी डेट दी गई है, उससे पहले हम अपना आप को एक्सपायर्ड न होने दें। तो आप इस चीज़ का माइंड बना लीजिए कि कोई भी बीमारी मुझ में आई है तो वो मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मेरी एक्सपायरी डेट नहीं है। तो पहला आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, मैं अगर ये कहूँ कि हमारे बीच में एलोपैथी आई, दूसरी ट्रीटमेंट सिस्टम्स आए, लेकिन इससे पहले अगर मैं ये कहूँ कि मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी पूछा था ये बात कि यदि हमारे यहाँ पर उम्र को 100 साल आज से 1000 साल पहले माना गया, तो आपके आने के बाद में हमारी उम्र कम क्यों होगी? अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया के हेल्थ का जिम्मा लेती है और उसके बाद में ये कहती है कि हम बहुत डेवलप्ड साइंस हैं, हम लोगों ने पूरा शरीर पढ़ा है, हम लोगों ने पूरी जानकारियाँ हैं हमारे पास, हम हार्ट को इधर से उधर कर सकते हैं, लीवर को इधर से उधर कर सकते हैं, तो मैं इतना सा जानना चाहता हूँ कि उम्र कम क्यों हो गई? जिस उम्र को हम 100 साल तक बहुत इजीली ले जाया करते थे, हमने 25-25 साल के 4 आश्रम रखे थे, जिसमें एक बाल्यकाल था, एक युवावस्था थी, फिर एक प्रौढ़ अवस्था थी, और उसके बाद में एक वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, हमारा सबसे अंतिम। आप सोचिए 25-25 साल का एक क्लासिफिकेशन था। अगर हम आज कहें तो हमने 25 साल का बायोलॉजिकल लॉस कर लिया, आज की उम्र 25 साल रह गई। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि एक इतना बड़ा बायोलॉजिकल लॉस हुआ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ध्यान नहीं दिया। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने 100 साल की जिंदगी जी है, बाकायदा बांट करके कि हमको 25 साल, 25 साल, 25 साल और 25 साल कैसे जीना है। हम कितने लोग हैं जो वानप्रस्थ हो जाते हैं? आपको पता है 50 साल के बाद में वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। वानप्रस्थ से क्या मीनिंग है? वानप्रस्थ का अर्थ होता है टू लिव विद द नेचर। वानप्रस्थ का मतलब वानिकी मतलब वन। 50 साल के बाद में आपका मैक्सिमम टाइम नेचर के साथ निकलना चाहिए। अगर आपने नेचर से जुड़ने का प्रयत्न इन 25 साल तक किया तो डेथ आपके नजदीक नहीं आ सकती। ये हमने सूत्र में दे दिया। और उसका नेक्स्ट 25 साल हमने दिया संन्यास आश्रम। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि आप जंगल में जाकर के हिमालय में बैठ जाएं। संन्यास का अर्थ है आप आउटसाइडर हो जाएं अपने ही घर में। आउटसाइडर का मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बिजनेस चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है। अब आपने अपना पूरा प्रशासन अपने सक्सेसर को सौंप दिया है। 75 साल के बाद में आपको कोई इंटरफेयर करने का हक नहीं है, न होना चाहिए, न आपको समझना चाहिए। आप सब त्याग दें, उसके बाद सब डिसीजंस आपके फैमिली के अन्य मेंबर लें जो यूथ हैं। आपको पता है मुगल काल में बेटा अपने बाप को क्यों मार देता था? क्योंकि वो सत्ता सौंपता नहीं था। हम सत्ता सौंपते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप भी अपने बिजनेस को केवल एडवाइजर होकर के रह जाएं 75 के वर्ष के बाद, तो आप सिर्फ एडवाइस दें और आप इन सब कामों से मुक्त हो जाएं। आपको कोई तनाव नहीं होना चाहिए। क्यों? कि ये उम्र तनाव झेलने के लिए है। एक बात और मैं कहता हूँ, अभी आपने ये देखा होगा कि यूथ
सबसे ज़्यादा तनाव में है। अगर आपने 50 की वर्ष को पार कर लिया, सक्सेसफुली आपने 60 टच कर लिया, तो आगे जाकर के आपको कार्डियक अरेस्ट होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। कारण ये स्ट्रेस का पीरियड है। मेरा ख्याल है आप लोग सब उस स्ट्रेस पीरियड में गुजरने वाले लोगों में से हैं, क्योंकि इस उम्र में आदमी को ये लगता है कि उम्र हाथ से छूट रही है और काम बहुत है। राइट। आपको घर भी बनाना है, आपको बच्चों की शादियां भी करनी है, आपको रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है, और आपको 7 पीढ़ियों का सोचना है। अब आप सोचिए कि आप स्ट्रेस में आएंगे, लेकिन हमने उसका भी एक समाधान दिया है। सबसे बड़ा समाधान है तनाव से कैसे निपटा जाए। तो तनाव से निपटने के लिए आप अगर हमारे ग्रंथ देखें, देखिए पढ़ना, मैंने उस दिन भी कविता में, अगर आप लोगों में से कोई हो तो मैंने कहा कि बहुत ही अनबनी हो शाम तो किताब पढ़ें, और समझ ना आए कोई काम तो किताब पढ़ें, और कभी कभी उदास मन भटकने लगता है, खींचना चाहें जो लगाम तो किताब पढ़ें, और राह दिखलाई न दे उलझने बिखरी सी लगे, रास्ते बंद हों तमाम तो किताब पढ़ें, और कश्मकश रंजो गम बेबसी और लाचारी कहना चाहें इन्हें सलाम तो किताब पढ़ें। आप कब कब पढ़ें? आपकी हर मुसीबत का उत्तर किताब में है। तनाव, हम लोग सब तनाव भुगत रहे हैं, कंसल्टेंसी लेने के लिए जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। आपको पता है तनाव के तुलसीदास जी ने तुरंत निपटा दिया तनाव। उन्होंने कहा कि तनाव 6 चीजों की वजह से होता है। आप नोट कर सकते हैं कि 6 तनाव क्या हैं। What is तनाव? Stress. 10 Stress. 10 types of stress. 6 स्ट्रेस। There are पहला 6 types. स्ट्रेस है 6 types. लॉस, Yes. Loss. Loss. हानि। Loss. हानि। अगर आपको लॉस की चिंता करते रहेंगे हर वक्त, तो आप तनाव में रहेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट भी तनाव का कारण है। बहुत बड़ा कारण। आपको अचानक प्रॉफिट हो गया तो आप सोचेंगे कि अब नया डेवलपमेंट करना है, अब ये करना है। आपको पता है 99 का फेयर कहाँ से आया? आपको 99 रुपीज दे दी जाए तो आप 100 करने के फिराक में तनाव में आ जाएंगे। इसलिए 99 का फेयर है कि आपको 99 रुपए दे दिए गए तो आपके दिमाग में रहेगा 100 होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं वो 99 के फेर में पड़ गया। या तो 99 निपटाओ, नहीं तो उसको 100 बनाओ। हाँ, ये तनाव है। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा तनाव लाता है। लाइफ, डेथ, फेम Wait. और डिफेम। Sorry? Defame. फेम एंड डिफेम, यश Fame. और Yes. अपयश। यश अपयश। Fame and defame. Defame. अब आप देखिए इन सबको आप एक बार सोच लीजिए कि ये सब का सब तनाव के कारण है। 6 चीजें मैनेज क्या करना है, आपको दिमाग में ये सोचना है इन 6 चीजों के ऊपर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये होना होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। दिस इज नॉट इन अवर हैंड। डेथ आपके हाथ में नहीं है। आप बहुत अच्छे एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब बताइए आपका बॉडी के लिए किया गया कौन सा काम आपके काम आया? यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशंस लेते हैं, फूड बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ में आपका क्या है? आप तो चल रहे थे, सड़क पर मार दिया किसी ने। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। आप ये मत समझिए कि मैंने ये कर दिया इसलिए मुझे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होना था इसलिए हुआ है, और अगर नहीं होना होता तो किसी हाल में नहीं होता। That's true.
तो प्रॉफिट को आप इसी रूप में लीजिए कि अभी नहीं होना है, कोई बात नहीं, होगा जब होगा, आप उसके प्रयत्न में लगे रहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधि हाथ का मतलब इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ गॉड बट इट इज इन द हैंड ऑफ लॉ। विधि, आपका एक अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर अगर आप सजा के पात्र हैं तो आप सजा भुगतेंगे, और अगर आप सजा के पात्र नहीं हैं तो आप सजा नहीं भुगतेंगे। इसलिए आप अपने आप को जब दोषी मानते हैं तो तनाव होता है, तो आप इस तनाव से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया तो आपको खुशी नहीं, और 1 करोड़ रुपए चला गया तो आपको दुख नहीं, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो बिजनेस में उस आदमी में एक तटस्थ भाव आ जाएगा, वो प्रॉफिट और लॉस को समान रूप से लेगा। अगर उसने ये खुद ने सीखा और अपने बच्चे को सिखाया कि घमंड मत करो, ये पैसा जो तुम बिजनेस में कमा के लाए हो ये विधि ने तुम्हें दिया है, तुम इसके केयर टेकर हो, ये जब चाहेगा आपसे ले लेगा। तो आप अपने आप को एम्प्लॉय माने, प्रॉफिट और लाभ दोनों सेठ का होता है, तो आप सांवरिया को सेठ माने और उनको मान करके अपना काम करें। अब लाभ हुआ तो उनका और हानि हुई तो उनकी, मुझे क्या। ये टेंस मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। और आज सबसे ज्यादा तनाव से ग्रस्त यूथ अपने आप को मृत्यु की तरफ ले जाता है। मैं ये मानता हूं कि वो आदमी संत ही नहीं है जिसने मृत्यु का वर्ण कर लिया। मैं उस आदमी को महंत तो मान सकता हूं, लेकिन संत नहीं मान सकता। महंत तो होता ही एक पद है जो संपत्ति और रख रखाव की जिम्मेदारी वाला पद होता है। अगर हम कुंभ के पूरे वातावरण को देखें तो वहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर एक चक्रधारी सम्राट की तरह होता है, उसके पास एक महंत होता है जो उनकी पूरे अखाड़ों की व्यवस्था करता है और उसके रख रखाव की व्यवस्था। वो तनावग्रस्त पद है और वो तनाव नहीं झेल पाए। हमें महंत नहीं बनना है, हमें संत बनना है। एक अंदर का संत। आई एम ए बिजनेसमैन नो डाउट, लेकिन अंदर से संत रहें। लाभ हुआ तो अच्छा, हानि हुई तो कोई बात नहीं। ये मन में विचार करके चलें, कभी तनावग्रस्त नहीं होंगे। इसके बाद मैं आपके पास में चर्चा के लिए, क्योंकि तनाव सबसे बड़ा विषय था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और बिजनेसमैन ऑलवेज तनाव में जीता है। सब ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, सब डायबिटिक पेशेंट्स हैं। कारण अपनी दिनचर्या को सेट करके नहीं रखा है। सेट करके रखने का अर्थ क्या है? सेट करने का मीनिंग ये है कि आपको ये तय करना है कि मुझे कितना खाना है, कितना पचाना है। आप लोग अगर खाने के प्रति सतर्क हैं तो आप पचाने के प्रति भी उतने ही सतर्क रहें। ये बिल्कुल गिव एंड टेक है। बॉडी के अंदर अकाउंटिंग है कि आपने कितना शुगर लिया है और कितना खर्च किया है। अगर आपने उतना शुगर जितना लिया उतना खर्च नहीं किया तो आपका अकाउंट मैश हो जाएगा। आपके बैंक में अगर रेफरेंस चला है तो मैं आपको डायबिटीज समझो। आप में से कितने लोग डायबिटिक पेशेंट हैं? मैं हाल का गुड। आप में से कितने लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं? आप में से कितने पेशेंट नेक या सर्वाइकल के हैं, गर्दन? आप में से कितने पेशेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको कहते हैं, और कितने पेशेंट लंबर लोअर बैक के पेशेंट्स हैं? इसके अलावा भी कोई अगर डिजीज है तो आप मुझे जिक्र कर दें, अगर आप में से किसी को है तो। सर कॉन्स्टिपेशन के तो 80% होगा। फैक्ट थायराइड, बेसिक
जी तनाव के पेशेंट्स नहीं है। इसीलिए मैंने सबसे पहले तनाव को आपके साथ में शेयर किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेचर ने एक ट्रीटमेंट सिस्टम दिया आपको, जिसको सुश्रुत ने मर्म चिकित्सा कहा। किसने था? सुश्रुत। आपको पता है सुश्रुत हमारे यहाँ के मेडिकल के दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्जरी और विदेशों के मेडिकल कॉलेज के अंदर उनकी मूर्तियां स्थापित है कि ये आदमी सर्जरी का पहला व्यक्ति है। इंग्लैंड में है उनकी। हाँ, सुश्रुत नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले ये तय किया शरीर कैसे ठीक रखा जा सकता है विदाउट मेडिसिन, बिना दवा के। क्योंकि नेचर ने हमें दवा के साथ पैदा नहीं किया। इसका मतलब नेचर की नज़र में दवा का कोई महत्व नहीं है। अगर उसे नेचर अगर दवा पे डिपेंडेंट रख करके हमें पैदा किया होता तो हमारे साथ में एक पेट पे थैला लगाया होता और उसमें वो सब दवाइयाँ डाली होती और हमें ये पैदाइश पता होता कि हमें इस वक्त ये दवा लेंगे। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इसका मतलब नेचर ने क्या कहा? नेचर ने आपको चलने के लिए कहा। आपको पता है दुनिया का कोई भी जानवर पैदा होते ही चलने लगता है, सिवाय ह्यूमन बीइंग के। हम मनुष्य नहीं चलते। आपको पता है कि हमारा जो बर्थ हुआ है वो एमेच्योर्ड बर्थ है। हम जिसे 9 महीने के बाद में बर्थ को कहते हैं वो बर्थ पूर्ण नहीं है, एमेच्योर्ड हुआ है। 9 मंथ इज नॉट कंप्लीट। हमारा बर्थ तब होना चाहिए जब हम पैदा होते ही कदम ले लें, और ये होता था कब? जब हम 4 पांव पे चलते थे। हमने अपनी बुद्धिमत्ता से ये सोचा कि हमें खड़े होकर चलना चाहिए। 2 पांव को हम चलने के काम में लें, 2 पांव से हम काम करने के काम। हम खड़े हो गए। खड़े होते ही सबसे पहला इसका परिणाम ये निकला कि जब बर्थ होने लगा बच्चे का तो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण ने उस बच्चे को 9 महीने में ही बाहर खींच लिया, जिसको 12 महीने में बाहर आना चाहिए था। इसलिए हमें 12 महीने तक होने तक बच्चा बिल्कुल आप समझ लीजिए आप पे डिपेंडेंट है। अगर कोई केयर नहीं है तो उसकी डेथ सुनिश्चित है। नेचर कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप देखिए दुनिया का हर जानवर पैदा होते ही चलने लगता है और चलने के साथ उसका उपचार है। इसका मतलब फुट रिफ्लेक्सोलॉजी एक स्टडी होगी जिसमें आप चलते हैं और आपके शरीर का इलाज होता है। इसका और नंगे पांव चलने से इलाज होता है, चप्पल या जूता पहन करके नहीं। दुनिया का कोई जानवर जूता चप्पल नहीं पहनता है ह्यूमन बींग्स के अलावा। हम देखिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम मात खाते हैं। अगर हम नंगे पांव चल रहे होते तो नेचर के दिए हुए रिफ्लेक्सोलॉजी के ट्रीटमेंट को हम ऑटोमेटिकली पा रहे होते। आप नंगे पांव चलते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि आपके फुट के नीचे आपकी पूरी बॉडी है। आप अपने बॉडी को 4 हिस्सों में बांटिए, हेड एरिया, चेस्ट एरिया, स्टमक और लोअर लिम्ब पोर्शन। ये 4 हिस्से हैं आपकी बॉडी। अब एक आदमी को आप इन 4 भागों में देखिए। इसके बाद में आप फुट को भी 4 हिस्सों में बांटेंगे। आपका फुट और आपका शरीर बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल प्रतिच्छाया है आपका फुट। रिफ्लेक्स। मैं अगर एक चित्र ड्रा करूं यहाँ पर, वैसे मैं जब अपने मैं तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए नहीं आया था, वरना मेरे पास एक प्रोजेक्टर होता है जिसमें मैं ये सब चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक ड्रॉ कर देता हूँ।
ये देखिए, ये फुट है जो साइड में, अगर आप फुट रखेंगे तो ये चित्र बनेगा, Right. है ना। देखिए ये मनुष्य की आकृति जैसा नहीं लगता है आपको? अगर मैं इसके पास में एक दूसरा चित्र बनाऊं, ये देखिए, इसमें अगर मैं ये कहूं ये हेड है, ये चेस्ट है, ये स्टोमक है, ये लोअर लिम्ब पोर्शन है। अगर ये फुट है तो ये बिग टो है, फिर ये आपका पंजा है, उसके बाद में ये पगतली है और ये एड़ी है। अब देखिए ये आपका पूरी बॉडी इस पर है। Right. अब आप जब चलेंगे तो आपका हेड, चेस्ट, स्टमक, लोअर लिम्ब पोर्शन अपने आप प्रेस होगा, और जब ये प्रेस होगा तो आपकी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो दबने चाहिए, आपको पता है जब हम चलते हैं तो क्या चीज़ है जो दबने के लिए होने चाहिए? आपके लंग्स और आपके हार्ट, ये प्रेस होने चाहिए बाकायदा, क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों दबने की चीज़ें हैं। आपके ब्लड के सर्कुलेशन को पांव पे ज़मीन पर रखते ही वो रेगुलेट करना शुरू करता है, और लंग्स को रेगुलेट करना शुरू करता है। ये दो चीज़ें खड़े रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक ब्लड का सर्कुलेशन और एक ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बॉडी को, और ये दोनों आपके चेस्ट एरिया में हैं। और आप देखिए आपके पाँव की बनावट में चेस्ट एरिया उभरा हुआ रहता है, पाँव ज़मीन पर रखते ही सबसे पहले चेस्ट एरिया टच होता है। और स्पोर्ट्समैन से हम कहते हैं पंजों पे भागी। What does that mean? आपको पता है Front side. Yeah, this जब आप side, दौड़ते हैं तो पंजों पर front side, आपका ये वाला हिस्सा, अंगुलियों के नीचे वाला, Feet. उस पर आप वार्म अप होते हैं, उसी पर आप भागते हैं। स्पोर्ट्समैन को ये कहा जाता है कि आप इस पर अपनी बॉडी का वजन लेकर के दौड़ें। क्यों? आपको कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, आपको डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन दोनों नहीं होगी। अब आप जूता पहन के, अब आप देखिए कि जो लोग, हम तो ऐसे हैं कि बच्चे को जन्मते ही जब मोजा पहना देते हैं, उसके बाद जूता पहना देते हैं, उसको जमीन पे पाँव नहीं रखने देते। right. आप बताइए उसमें आएगा कहाँ से स्टेमिना? और हम कहते हैं साहब इस व्यक्ति के अंदर क्या 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 कहते हैं, इम्यूनिटी नहीं है। कोरोना ने सारी दुनिया के एलोपैथी को आईना दिखा दिया कि आपके पास कुछ नहीं है, बहुत सही बात। नथिंग इज विद यू। और दुनिया ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवाइजरी जारी की कि अपनी इम्यूनिटी का खुद ही ख्याल रखें, हमारे पास कुछ नहीं है। आप सोचिए साइंस की इतने सारे लेबोरेटरीज, इतने सारे वैज्ञानिक, अभी भी जो आपको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है वो आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। Right. वो वायरस को मारता नहीं है, वो वायरस को आपको होने वाले नुकसान से बचाता है। कोई ट्रीटमेंट नहीं। आप सोचिए जो आदमी अपने हाथ खड़े कर दे बीमारी के सामने और कहे कि मैं आपकी दुनिया में रक्षा करूंगा, और आप अपनी दुनिया भर का बजट उनको दे दें। जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं है आपके शरीर के बारे में, क्योंकि उन्होंने केवल बॉडी पढ़ा। बॉडी तो डेड होती है, मृत को क्या पढ़ना? बॉडी में जीवित क्या है उसे पढ़ें। Activation. अंदर लाइफ फोर्स आपकी बॉडी में जीवित क्या है? आपको पता है जिस आदमी की डेथ हो जाती है हम उसका नाम लेकर के भी नहीं बुलाते, हम कहते हैं बॉडी आ रही है। Right. हम नाम भी हटा देते हैं उसका, और बाकायदा कहते हैं फला आदमी की बॉडी आ रही है, मतलब अब फला आदमी नहीं है। तो ये जो बॉडी है ये नश्वर है, ये तो डेड ही है। इसमें एक करंट है जो जीवित है, जिसको हम बायोइलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। ये जो बायोइलेक्ट्रिकल फोर्स है इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सारे ऑर्गन्स को मिले। आपके बॉडी के बायोइलेक्ट्रिकल फोर्स को हम अपने एक्यूप्रेशर का अर्थ होता है, एकस एक ऐसे पौधे का नाम है जिसकी पत्ती, आपने एकस का पौधा देखा होगा जी,
तो उसकी पत्ती एकदम शार्प होती है और सूखने के बाद में वो लकड़ी की तरह शार्प तीखी निकल जाती है, अंगुली की तरह। एकस एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां ऐसे होती हैं, वो सूखने के बाद में एक एक पत्ती जो है वो एक एक अंगुली की तरह हो जाती है, उसके द्वारा दिया जाने वाला दबाव है। एकस प्लस प्रेशर नाम से ये एक्यूप्रेशर बना। सुश्रुत ने इसको मर्म चिकित्सा कहा। एक्यूप्रेशर टर्म चाइना से आया, लेकिन सुश्रुत ने सुश्रुत संगीता में इसका जिक्र किया कि ये तीखी वस्तु द्वारा दिया जाने वाला दबाव है। और आश्चर्य तो चाइना यहीं से लेकर के इस ट्रीटमेंट को गया और अपना पोर्टफोलियो बदल करके एक्यूप्रेशर के रूप में सारी दुनिया को प्रसारित कर। बेसिकली मर्म चिकित्सा थी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए ब्रेन यहाँ है, मैं रिफ्लेक्स के अंदर अगर कहूँ तो ये देखिए ब्रेन कहाँ होगा, अंगूठे के ऊपर ही होगा। अंगूठा ये है तो आपका ब्रेन यहाँ है। अब पता है सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति में योग आता है, ऑथेंटिक है, दुनिया का हर आदमी जानता है कि योग सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। योग में ध्यान मुद्रा क्या है? ये आपको पता है ध्यान मुद्रा में आप दबाव अंगूठे के इस जगह पर इस उंगली से बना रहे हैं, इसलिए आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ये प्रेशर पॉइंट है यहाँ पर हेड का, इसलिए अब हमने 100 साल कैसे जिंदा रखा। एक आदमी को कहा कि निरंतर इस जगह पे दबाव जाना चाहिए, डायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली। आप जानते हो और न जानते हो आपको इस जगह पे दबाव देना है। तो आपसे कहा कि जब भी आपका मन विचलित हो तो आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। अब आप बताइए, ये ट्रीटमेंट तो आपके दिमाग को शांत करने के लिए है ना, और ये आप दिन रात किसी वक्त कर सकते हैं। रात को तनाव हो रहा हो तो आप ऐसे बैठ जाइए, दिन में तनाव हो रहा हो तो आप ऐसे बैठ जाइए। ये हमारी ध्यान मुद्रा है, आपको कॉन्सेंट्रेट करती है, आपके विचारों को इधर उधर बिखरने से एक जगह पर लाती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके नीचे है जिसको हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी, जिसको अमृत ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी का मतलब होता है नेक्टर ग्लैंड, हिंदी में उसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। आपको पिट्यूटरी से ये शायद रेफरेंस समझ में नहीं आए, लेकिन पीयूष ग्रंथि से तो सबको समझ में आ जाता है कि पीयूष का अर्थ अमृत होता है। ये वो जगह है जो मरने न दे। नंबर 2। और नंबर तीसरी है पीनियल, जिसको हम कहते हैं हैबिचुएशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आपके पास में फिजिकल बॉडी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ब्रेन, आपके पास इमोशनल कंट्रोलिंग अथॉरिटी पिट्यूटरी, आपके पास में हैबिट कंट्रोलिंग अथॉरिटी पीनियल। ये तीनों आपके इस जगह पर है, 1, 2 और 3। अब आपको पता लगा कि माला फेरने वाला 100 साल जिंदा रहा क्योंकि उसने एक खुरदरे दाने को यहाँ पर घुमाया। ये हमारा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट था। हमने बताया नहीं किसी को कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। क्यों? शराबी को बगैर बताए शराब छुड़ाएं। मैं आपको क्यों कहूँ आप बीमार हैं? बीमारी केवल साइकोसोमेटिक, ब्रेन मतलब फिजिकली, इमोशनली और हैबिचुअली आती है बॉडी। और आप अगर इन 3 पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं तो आपकी बॉडी में बीमारी एंट्री नहीं ले सकती। तो हमने वही रोक दिया उसको। और एक बिल्कुल गांव का गंवाई आदमी कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो ये पता है कि आज बेचैनी है, माला फेर लेता हूँ, एक ठीक हो जाऊंगा। ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, प्रूव्ड। सुश्रुत ने जिक्र किया इस जगह पर ब्रेन पिट्यूटरी पीनियल का। जो जिस भाषा में समझता है उसको आपको उस भाषा में समझाना पड़ता है।
पुराने लोग भगवान में विश्वास ज़्यादा करते थे, उनको कहते भाई भगवान ठीक करता है, माला फेरना उनके नाम की, ठीक हो जाओ। आज हमें टेबल पर बिठा करके ये ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब ये एक्यूप्रेशर थेरेपी, अब हमारा बैनर लगता है स्टेप्स टू हेल्थ, कम फॉर थेरेपी, फुट रिफ्लेक्स से हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे और आपको ब्रेन, पिट्यूटरी और पीनियल के पॉइंट्स करेंगे। अब बताइए, अब आप जिस भाषा में समझेंगे मुझे उस भाषा में समझाना पड़ेगा। एक माला 108 बार, आप सोचिए कि 108 बार क्यों? 108 बार ही क्यों? आपको पता है हमारे सम और विषम संख्या 2 होती है। सम का मतलब क्लोज अकाउंट, सॉरी, सम का मतलब अकाउंट क्लोज करना। भाई आप जब सम संख्या पर आते हैं तो आपको एक संतुष्टि हो जाती है कि अकाउंट क्लोज। Even and odd. इवन एंड ऑड। जब आप इवन पर आते हैं तो आप उसको क्लोज करते हैं। बैलेंस शीट इज इक्वल। आप उसको, आप पता है आप ब्राह्मण को हमेशा दक्षिणा विषम संख्या में देते हैं, करेक्ट, करेक्ट। 100 रुपया। एक ही मिले। कारण आप उस व्यक्ति के साथ में अकाउंट क्लोज नहीं करना चाहते। आप कहते हैं आपका मेरे यहाँ लगातार आते रहना हो, तो मैंने आपको 100 रुपया दिया है, इसका मतलब बाकी 75 पैसा बाकी है, वो आपको लेने के लिए फिर आना है। राइट। क्लोज अकाउंट नहीं है। आप 101 बार माला फेरने का मतलब है 9। यस। अब 100 प्लस 108. हाँ 9। 9 का मतलब मुझे कल और फेरना है। ये अकाउंट क्लोज नहीं है। ओके। हम लोग शादी में जाते हैं तो 101 रुपए देते हैं। क्यों देते हैं? कि मुझे फिर इस शादी में ना आना पड़े कि आपकी शादी टूट जाए। हमने क्लोज अकाउंट दिया है कि यहाँ पर मैं ये अकाउंट क्लोज करता हूँ कि आपके इस काम के लिए मैं फिर ना आऊं। हमने माला फेरने के लिए ऐसा ही किया। 108 का मतलब क्लोज अकाउंट नहीं है, कल फिर करना है और कल फिर अधूरा छोड़ना है ताकि मैं कल फिर करूं। आप देखिए इस तरीके से ये पॉइंट्स हमारे हो रहे हैं 1 2 3। अगर आपने नियमित रूप से इन 3 पॉइंट्स को करना शुरू किया तो ब्रेन इज ए फिजिकल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आपके बॉडी का फिजिकल कंट्रोल इसके पास में है। आपका इमोशनल कंट्रोल आपकी पिट्यूटरी के पास में है। आप किसी दुख सुख तटस्थ भाव आ जाएगा आप में, क्योंकि ये मरने नहीं देगा। और तीसरा हैबिचुएशन, आप मिठाई खाने की आदत में हैं, ये छोड़ देगा। ये आप में इच्छा ही नहीं होगी कि मिठाई खाई जाए। सही है सर। आप आदत के मारे ही तो खाते हैं। आपकी बॉडी की नीड खत्म कर देगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 पॉइंट्स उसके लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, पीयूष ग्रंथि, जो ये मध्य का पॉइंट है, बीच वाला, इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। ये पॉइंट किसी भी व्यक्ति को 1 मिनट में बीमार और 1 मिनट में ठीक कर सकता है। दिस सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट सेंटर। एक आदमी है जो मेडिकल चेकअप करा करके अस्पताल में जाता है, डॉक्टर कहता है आप उसका चेकअप कर लीजिए, 100% सही, वो बिल्कुल ठीक है। उसने लिख करके दिया कि यू आर फिजिकली फिट, और वो गेट पर आता है और उसको ये सूचना दी जाती है कि आपके बेटे के एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब आप देखिए धड़ाम से गिरेगा नीचे। सही। और दुनिया का सबसे ज्यादा बीमार आदमी वो है। अब उसका ब्लड प्रेशर हाई, वो कार्डियक अरेस्टेड, उसकी सांस फूल गई है, वो आईसीयू में है वो आदमी। 1 मिनट पहले आपने उसको कहा था कि आपके सारे ऑर्गन्स ठीक है, तो अचानक खराब कैसे हो गए? इस पीयूष ग्रंथि ने एक पॉइजनस मटेरियल निकाल करके सारी बॉडी को स्प्रेड कर दिया
कि अब मैं जी के क्या करूँगा, मेरे लिए इमोशनली जिसके लिए जीने का था महत्व वही खत्म हो गया, अब मुझे क्या करना है, समझे आप। और मैंने जाकर के उस पेशेंट के कान में कहा कि आपके बेटे का एक्सीडेंट नहीं था, वो तो गलत खबर थी, ये लीजिए आपके बेटे से मिली। अब आप देखिए कितनी फास्ट रिकवरी होगी। वो डॉक्टर वहीं खड़ा है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, हार्ट अरेस्ट कुछ नहीं, ईसीजी नॉर्मल। वो आदमी कहता मुझे घर जाना है। किसने ठीक किया? पिट्यूटरी ने। इसलिए हमने इसका नाम पीयूष रखा है। सच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अगर नियमित रूप से इससे प्रेस करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर न तो इस तरीके के इमोशनल अटैक, न आपको फिजिकल अटैक। अब तो दुनिया इतनी मूर्ख थोड़ी थी कि हजारों सालों से हमने बाद में कहा भी नहीं, फिर भी माला फेरनी बंद नहीं की उसने। आज भी वो बैठता है और माला फेरता है, और जिसने बंद कर दी उसको सलाह देता है कि भाई देख एक माला ही फेर लिया कर यार। उसको पता नहीं है ट्रीटमेंट है, तो हमने बताया नहीं। आज का पिन पॉइंट ये है कि इन 3 पॉइंट्स को आप जरूर करेंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से 100 टच करेंगे। बहुत बढ़िया। बातें बहुत है। मैं समय के हिसाब से चलना चाहता हूँ। अगर आप लोग समय अगर आपके पास में है तो अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। नहीं बढ़ाइए सर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो समय भूल ही गए सर। 9:09 नहीं, आपने 65 साल को 100 साल कर दिया, सबके पास टाइम आ गया। अब टेंशन नहीं ना, और ज़्यादा तरक्की क्लास। ये जो बॉडी है बहुत सरल है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, हेड की बीमारी होगी तो यहाँ ठीक करेंगे, चेस्ट की बीमारी होगी तो यहाँ से ठीक होगी, पेट की बीमारी होगी तो यहाँ से ठीक होगी, और लोअर लिम्ब पोर्शन, बैक पेन, यूरिनरी ट्रबल, प्रोस्टेट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजीज सब यहाँ से ठीक होगी। आपकी बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ही है। अब आप देखिए, मैंने कहा सुश्रुत जिस समय ये अध्ययन कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे, मनु उस समय सोशल स्टडी कर रहे थे। आपने मनु का नाम सुना? जी जी, मनुस्मृति। मनुस्मृति। और एक तरफ सुश्रुत। मनु ने ये कहा कि एक संस्थान को खड़े होने के लिए 4 तरह के लोग चाहिए। एक आपके पास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, थिंकर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको हम कहते हैं थिंकर्स। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए हम सबसे पहले थिंकर्स को कॉल करते हैं। क्या प्रोजेक्ट है, कैसे काम होगा, कौन करेगा, क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप इस तरीके से सोचने वाले व्यक्ति को बुलाएं। उस सोचने वाले व्यक्ति का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मांड की जानकारी रखे। पूरा ब्रह्मांड की जानकारी उसे होनी चाहिए, वो ब्राह्मण है। उसको ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रमा का प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है, सूर्य का प्रभाव क्या पड़ता है, समुद्र में उथाल कब आता है, ज्वार भाटा कब होता है, पूनम को क्या होता है, अमावस्या को क्या होता है। He knows everything. Brahmin. This area is Brahmin. ओके। ये एरिया ब्राह्मण है बॉडी। ब्रेन है यहाँ, ब्रेन है। संचालन। ब्रेन का काम, ब्रेन तो कंप्यूटर है, तो आपको इसके पास में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी चाहिए लोग। आपको पता है आपका चेयरमैन काम तब करेगा जब अलग अलग डायरेक्टर्स अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। आपके पास ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब आईज, ईयर, नोज, ये सब आपकी इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं। आपके ब्रेन को आप देखोगे नहीं तो ब्रेन याद कैसे रखेगा। तो आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां आपके इंफॉर्मेशन सेंटर्स है जो ब्रेन को फीड करती है। ये यहाँ से यहाँ तक ब्राह्मण है। तो आपकी आईज भी ठीक रहनी चाहिए। देखा हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है,
देखे हुए को याद रखना इम्पोर्टेंट है। राइट। मैंने आपको देखा और मैं कल आपसे मिलूँ और मैं कहूँ आप कौन, आप बताइए क्या मीनिंग उस देखने का। तो आइज की इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर होनी चाहिए। सुना, सुने हुए से क्या, सुना हुआ याद रहना चाहिए। मैंने आज इतना कहा, अगर ये आपके जहन में रह जाता है तो आपके कानों ने सही इंफॉर्मेशन ब्रेन में फीड कर दी। पक्का। राइट। बोलना, सूंघना, सुनना और टंग, ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये सब ब्रेन के कंट्रोल में है और बिल्कुल सर के पास है। इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंचनी चाहिए। हेड एरिया, मनु ने कहा कि हेड ब्राह्मण का होना जरूरी है। समाज में एक तबका ऐसा होना चाहिए जो केवल समाज की बेहतरी के लिए सोचे और उसको कुछ न करना पड़े। हमने ब्राह्मण को कहा तू कुछ नहीं करेगा, केवल सोचेगा। मनुष्य के बेटरमेंट के लिए सोचने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है। अब वो चाहे इसमें कास्टिज्म नहीं है, आज भी रिसर्च स्कॉलर सारे ब्राह्मण कहता हूं मैं, जो रिसर्च कर रहे हैं। सही है। अब उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। रिसर्च स्कॉलर को स्कॉलरशिप दी जाती है। ब्राह्मण को भी समाज फीड करता था कि भाई तुम ये चिंता छोड़ो खाने पीने की, तुम केवल सोचो। चेस्ट एरिया आपके बॉडी का क्षत्रिय है। क्षत्रिय मीन्स सिक्योरिटी, वॉरियर, क्षेत्र की रक्षा करने वाला। आपको पता है किसमें कितना है दम, तो आपका हाथ यहाँ आता है, यहाँ नहीं जाता है। ताकत कहाँ है? चेस्ट में। और मैं फिर कहता हूँ दिमाग से आदमी नहीं लड़ सकता है, लड़ सकता है चेस्ट से। हम कहते हैं जिगर होना चाहिए तो लड़ेगा आदमी। ताकत देता है चेस्ट, और ताकत दो चीजें देती है, हार्ट और लंग्स। आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है तो आप डल हैं, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो आप डल हैं। जब मैं ये कहूँ ऊर्जावान भव, तो ऊर्जावान का मतलब फुल ऑक्सीनेशन। क्या फर्क पड़ा आपको? रामदेव जी कहते हैं लंबी सांस ले लो, तो क्या घट गया आपका? सही बात। उम्र बढ़ा दी उन्होंने लोगों की प्राणायाम करा करा करके। प्राणायाम तो ऑक्सीजन ही है, प्राणवायु का जाना। आप बताइए, आप लंग्स को अगर प्रॉपर तरीके से हिट करते हैं तो रोज सवेरे प्राणायाम करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। कारण ऑक्सीजन का काम है बर्न करना, और कोलेस्ट्रॉल को बर्न करना है। ऑक्सीजन बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल बर्न हो जाएगा, शुगर बर्न हो जाएगी। तो आप बताइए दो डिजीज इसमें शामिल हो गई। एक प्राणायाम कर रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल, और इधर आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है, क्योंकि शुगर दोनों चीजें बर्न होने के लिए। चेस्ट एरिया आपके बॉडी का प्रोटेक्शन एरिया है। मैं कहता हूँ जो आदमी डिप्रेशन में है, डरपोक है, फोबियो है, डर है, वो सब यहाँ की बीमारी है। और उसके लिए इस जगह पर पॉइंट्स होने चाहिए, ये जगह। इसके बाद में आपका आता है पेट। इसको मनु ने कहा है ये वैश्य है। वैश्य। पेट वैसे भी वैश्य है, ये श्रृंगेरी है। इट इज अ बिजनेसमैन। पेट बिजनेसमैन है। आपको पता है स्टोर करना है मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारा काम वही है पेट का। पेट बिल्कुल बनिया है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पेट में कुछ जाएगा तो काम करेगा, नहीं जाएगा तो नहीं करेगा। और आप भी कहते हैं पेट का सवाल है। सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग पेट है, और पेट सबसे जल्दी खराब हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ये सब पेट की बीमारियां हैं। अल्सर,
कोलाइटिस, Colitis. अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब इस एरिया की बीमारियां हैं। अंदर घुसा हुआ है। और आप देखिए कि पेट चेस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। आपकी इस जगह को ये दिखाता है, हाँ, इससे चेस्ट से बाहर पेट आता है, आप समझिए कि आप बीमारियों की तरफ बढ़े। बीमारी के जड़ है। यू मस्ट, किसी जानवर का पेट बाहर नहीं देखेंगे आप, सही है। भागने वाले खास तौर से। स्पीड ही नहीं बनेगी आपकी। और सबसे नीचे आपका शूल, ये लोअर पोर्शन इज ए शूद्र। तो आप बताइए शूद्र का काम क्या? अपकीपिंग, Excretion. एक्सक्रीशन, अपकीपिंग, आपके साफ सफाई व्यवस्था सब काम उसका है। ये आपके वजन को उठा के लेके चलता है। यहीं पर आपका यूरिनेशन सिस्टम है, यहीं पर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप बताइए मनु ने अगर ये कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमें चार कैटेगरी के लोग सोसाइटी में चाहिए और 4 कैटेगरी के लोग हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ये बॉडी से लिया गया है क्लासिफिकेशन। अब पाँव अगर ये कि मैं सर का काम करूंगा, नहीं करें। इज इट पॉसिबल? आपको हेलमेट पहनाया जा रहा है, अफगानिस्तान हो जाएगा। आपको हेलमेट पहनाया जा रहा है, क्यों? पाँव उतना ही जरूरी है जितना सर। लेकिन अगर एक्सीडेंट में टांग टूट गई तो सर आपको अस्पताल ले जाएगा, लेकिन सर फूट गया तो वो टांग को अस्पताल नहीं ले जाएगा। नहीं देखेगा आप सोचिए, तो टांग सर के वैल्यू को कैसे कम कर देगा? आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात मानेंगे? तो मेरा फिर कहना है कि इन सब चीज़ों में उलझ जाना कि ये ज़्यादा सोचता। हम भी अपने बच्चों को जानते हैं, ये बच्चा सब्जी अच्छी खरीद के लेके आएगा, इसको भेजो, ये बिजनेसमैन है, ये पढ़ने लिखने में तेज है, इसको पढ़ाई का काम सौंपो। आप क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बाय नेचर, आपको बाय नेचर काम को, जो आपका मन हो वो करना चाहिए, जो मन ना हो वो ना करें। तो मैंने आपको ये बताया, ये हेड, चेस्ट, स्टमक, लोअर लिप, ये आपकी बॉडी में ही है। आप इनको ठीक रखना चाहते हैं तो इनको ठीक रखिए। और फिजिकली बॉडी में ये जो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ बताए थे, ये 3 पॉइंट्स यहाँ हैं, 1, 2 और 3। आप देखिए, आपने भी एक बिंदी लगा रखी है, तिलक आपने लगा रखा है। शायद आपको नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक तिलक का मतलब इन्हीं 3 पॉइंट को सक्रिय किया है, ब्रेन, पिट्यूटरी और पीनियल। ये तीनों को सक्रिय किया है, आपने भी लगा रखा है। आप देखिए, इन 3 पॉइंट्स को सक्रिय करने के लिए तिलक है। ये 3 पॉइंट सक्रिय हो जाते हैं एकदम, ब्रेन, पिट्यूटरी और पीनियल तीनों। तो आपको एक्टिव मोड में लाने के लिए ये है। आपको पता है तिलक रात में वर्जित है लगा के सोना। लगा के सोना, लगा के नहीं सो सकते, कैनॉट स्लीप। क्योंकि ये आपको सोने ही नहीं देगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट मोड पे रहेगा। और मैंने बताया ये बीच वाला, ये इमोशनली है, इमोशन को कंट्रोल करने वाला। आपको पता है सबसे ज़्यादा इमोशन की किसको ज़रूरत है? लेडीज़ को। वो अगर इमोशनल नहीं है तो बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते वो पिता की तरफ मार मार करके अधमरा कर देगी। सही है। पेशेंस। इमोशन कंट्रोल में रहने चाहिए। तो आप ये देखिए, बिंदी सेंट्रल और वर्जित नहीं है, रात और दिन लगा सकती है, Right. क्योंकि उसको रात में भी इमोशनल रहना है, बच्चा रोएगा। ये हमारा कलर थेरेपी। जब मैं कलर थेरेपी पढ़ाता हूँ तो मैं सारी बॉडी पे कलर के इफेक्ट्स पढ़ाता हूँ। क्या कलर बॉडी पे क्या इफेक्ट? आप सब ने पीले पहन रखे हैं, आपको पता है पीला क्यों पहना आपने?
पीला Awesome. केसरिया रंग होता है जिसको हम कहते हैं फाइट के लिए जाने वाला कलर। आप बिजनेस की फाइट के लिए जाने वाला कलर लेकर के आए हैं, आपको नहीं पता कि आपने इस कलर का चयन क्यों किया। इसने किया। लेकिन ये फाइटर है आप सर। देखिए शेर का रंग क्या, इज द फाइटर। सर मैंने ग्रीन कहा था। मैं नहीं बोलती। Yellow ले लिया। सही लिया इन्होंने। सर यहाँ फाइट ही करता रहता है आगे। हाँ तो फाइट लाइफ का हिस्सा है। टू फाइट विद द डिजीज, टू फाइट विद द स्ट्रगल्स। आपको फाइट किस किस से करना है? एक तो वाइफ से फाइट नहीं करना है। यू डोंट फाइट विद अपने बच्चों और अपनी वाइफ से कभी फाइट नहीं करें। नहीं करना। ये फाइट की जगह नहीं है। फाइट किससे करना है? फाइट करना है हमारे आने वाली ट्रबल से। आप ट्रबल के साथ फाइट कीजिए, आप लाइफ के साथ फाइट कीजिए, बीमारियों के साथ फाइट कीजिए, लेकिन रिश्तेदारों के साथ फाइट मत कीजिए। आपकी व्यर्थ की एनर्जी खर्च हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है इसका। सर रिजल्ट तो निकल उस फाइट से कोई मतलब नहीं है, जिस फाइट से कोई अर्न ना हो। फाइट से लड़ाई करके क्या मिलेगा? उल्टा शाम की चाय नहीं मिलेगी। आई मीन टू से कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज करें इन सर, 3 पॉइंट्स का। सर ग्रीन को सर बताइए, ग्रीन कलर देखिए आपके पास, पहले मैं एक बार मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास में 2 कलर होते हैं दुनिया में, ब्लैक एंड व्हाइट। दैट इज ब्लैक है जो यंग कलर है। यंग का मतलब जो आपको ऊर्जा देता है कलेक्ट करके, फाइटर है। ओके। आपको पता है शनि सबसे ज्यादा उग्र है, ओके। और शनि का रंग क्या है? ब्लैक। आप उसके पास जाते हैं तब जब आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत होती है, तो आप उस मुसीबत से लड़ने के लिए उसके पास जाते हैं, क्योंकि आपको फाइट की ताकत चाहिए। तो ब्लैक पहनने से बॉडी में क्रिया बढ़ती है। इट इज ए एक्टिफाइंग कलर। व्हाइट इज ए पेसिफाइंग कलर। व्हाइट पहनने से आपकी ताकत काम एंड डाउन होता है। इसलिए आप देखिए सब बनियों को व्हाइट पहना है, वो अगर दुकान पे बैठ के लड़ लेगा तो आप बताइए कैसे काम करेगा? चंदन का तिलक, आप सोचिए इस जगह पे चंदन का तिलक है। चंदन इज ए काम एंड क्वाइट कलर। सफेद वस्त्र पहन करके बैठा है, सफेद वो गद्दी और तकिया लगा करके, काम एंड क्वाइट है। आप कितने का नुकसान हो गया कोई फर्क नहीं, आपने कितनी गालियां बोल दी कोई फर्क नहीं। रिलैक्स। रिलैक्स, कूल। लेकिन अगर आपने येलो पहना तो युद्ध के लिए तैयारी है। केसरिया बाना पहन के लड़ने पर जाते हैं। यस। मेरा रंग दे बसंती चोला। हमारे मोदी केसरिया रखते हैं। और ये कलर अग्नि का रंग है। आप देखिए कलर जो फ्लेम आ रही है वो येलो है। येलो। केसरिया रंग की कोई भी चीज गर्मी पैदा करती है, आपको पता है। आप चाहे केसरिया पत्ती ले लें, केसर जिसको कहते हैं, केसर कितना गर्म करता है। बहुत गर्म। आप देखिए, आप हल्दी ले लीजिए, कितना गर्म करता है। इस कलर में गर्मी है। सौंठ भी हमारा गर्मी हो जाता है। हाँ, हल्दी की सब्जी। तो मैं डायबिटिक पेशेंट को कहता हूँ स्टॉप फाइट, टेक येलो। आप येलो खाइए और सफेद बंद कर दीजिए। आपको एलोपैथी का डॉक्टर क्या कहते हैं? चावल मत खाना, दूध मत चीनी पीना, मत ये लेना। मत करना। सभी तो सफेद है, सही। चीनी मत खाना। करेक्ट। तो डायबिटिक पेशेंट को कलर थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट इज रेस्ट्रिक्टेड, एंड येलो इज मोर। येलो टू प्रोवाइड। अब आप समझिए बेसन से संबंधित कोई भी चीज डायबिटिक पेशेंट खा सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं। ओह। हाँ, क्योंकि बेसन तो पीला है। चने की दाल, चने की दाल एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है और एंटी डायबिटिक भी है। अब आप देखिए मेथी लेने के लिए कहते हैं,
येलो मेथी पीली है। इसको ये कर देगा हाँ। केसर, अब आप देखिए हमारा पाक शास्त्र क्या कहता है, अगर आप किसी को दूध पिला रहे हैं और सफेद पिला दिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। केसर डाल के जब तक केसर न डाला जाए दूध सर्व नहीं होगा। नहीं, यस। Right. कारण दूध शुगर बढ़ाएगा, या हल्दी केसर शुगर घटाएगा, कम करेगा। या हल्दी भी डाल देते हल्दी डालो, केसर डालो। हमारी सारी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ केसर सब पीले रंग की है, सब में केसर। सब में केसर है। और हमारे कोई दुकानदार किसी लोग को सफेद कुछ देता ही नहीं। हमारे यहाँ सफेद देना वर्जित है। हम तो सफेद चावल भी नहीं देते किसी को, पीले चावल देते हैं। पीले चावल पूजा में भी पीला ही लेते हैं। पीले चावल का मतलब रिलेशन में वार्मनेस, ये रिलेशन की वार्मनेस है। हम किसी के यहाँ चीनी नहीं भेंट करते, गुड़ भेंट करते हैं। गुड़ इज ए मांगलिक, और मंगल का रंग लाल है। फिर कलर पर कभी बात करेंगे। यस सर। तो मैं ये सोचता हूँ मैं ग्रीन, देखिए ग्रीन जो है वो आई को बहुत शांति देती है। ग्रीन कलर अर्थ का है, जमीन का, पेड़ पौधों का। ये काम एंड क्वाइट कलर है। अगर आप इस कलर को पसंद करते हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में हरे रंग की कमी है। आप उसको कंपनसेट करने के लिए वो कलर पहन रहे हैं। जो आदमी जो कलर पसंद कर रहा है, इसका मतलब उस कलर की कमी है उसमें। आप ये मत समझिए मुझे ये कलर पसंद है। आप देखिए राजस्थान के अंदर सारे लोग कितने भड़कीले कपड़े पहनते हैं। भड़कीले। कारण वहाँ पेड़ पौधा है ही नहीं, वहाँ फ्लावर्स नहीं है, तो लोग ये देखना पसंद करते हैं। और यहाँ पर अधिकतर लोग वाइट पहनते हैं, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधा हरियाली है, चारों तरफ रंग ही रंग है। तो कलर आप वो चयन करें। अगर आपका बीपी हाई है तो आपको ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी है, अगर आपके बॉडी के अंदर यांग बढ़ा हुआ है, यांग मीन्स ओवर एक्टिव है, तो आपको डार्क कलर से बचना चाहिए, हाइपर। और अगर आप डल हैं, डिप्रेस्ड हैं, लो हैं, तो आपको डार्क कलर पहनना चाहिए। दिस इज द टिप।